तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल मैंने जैसा कि आपको कहानी में अपने बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, मुंबई पुलिस की, खासतौर पे बांद्रा पुलिस की, और उनके डीसीपी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स इस पूरे मामले में सुशांत सिंह की मौत के सच को लेकर जो भी है, और यशराज फिल्म के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी भी पुलिस के पास थी। उस कॉपी तक भी हमारे जो रिपोर्टर हैं मुंबई के दिवेश, वो भी पहुंचे, मुस्तफ़ा शेख, इन लोगों ने भी वहां से जानकारी निकाली। तो आज मैं आपके सामने वो सारे फैक्ट्स रखूंगा जो मुंबई पुलिस ने अब तक जांच की है। लेकिन इस फैक्ट्स को रखूँ उससे पहले दो चीज़ें। मैं बड़ा खुलकर आपसे इसलिए बात करता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम तक एक फैमिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ कहने के लिए कहता हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ। और कई बार फैमिली में टकराव भी होता है, और ये अच्छी चीज़ भी है। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम टीवी में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैं आता हूँ, जो शो करता हूँ, चला जाता हूँ, वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कम से कम मैं कुछ कहता हूँ, अगर गलत है तो आप मुझे सुधारते हैं, आपको सही नहीं लगता तो आप नाराज़ होते हैं, गुस्सा भी जताते हैं। और ये चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा माहौल और एक अच्छी चीज़ें तभी होती हैं। तो मैं ये कहानी सुनाऊँ उससे पहले दो तीन चीज़ें फिर, क्योंकि पूरा मूड मैं भी देख रहा हूँ क्राइम तक फैमिली के, और दो हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त हमारी फैमिली। एक फैमिली जो है वो ये मानती है कि इस मौत के पीछे में कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं है और ये एक सिंपल सुसाइड है। ये एक हमारी क्राइम तक फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, ये कत्ल है, मर्डर है, इसके पीछे एक साजिश है जिसकी जांच सीबीआई को होनी चाहिए। मैं दोनों को गलत नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि जब तक किसी केस का एंड नहीं हो जाता, जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक बहुत सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, जो हालात होते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो हिस्सों में बटी हुई, क्योंकि मैं आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई भी ले लें हमारी टीम के, वो अगर मुझे मेल करते हैं तो मैं उनका मेल सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ या वो उन्होंने भेजा वो जानते हैं। तो मेरे पास आप में से दोनों तरह के लोगों के मेल आते हैं और हर एक की राय भी पता चल रही है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। इसमें बहुत सारे हमारे पुलिस के हैं जो काम कर रहे हैं, उनके भी मेल हैं। कुछ एक्स पुलिस वाले हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के भी मेल है। और सभी की जो राय है वो मिली जुली है इन्हीं दो चीज़ों पे है कि ये एक का कहना है कि कत्ल है, एक का कहना है कि खुदकुशी है। तो मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मैं जो भी आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, मेरी कोशिश ये होती है, एक तो फैसला ना सुनाऊँ, सुनाना भी नहीं चाहिए, अगर कभी सुनाया हो तो मैं गलत है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा ये कि जो फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं तो वो फैक्ट्स सही हो और सही सोर्सेज से आए। तो आज की जो कहानी के फैक्ट्स हैं पूरी, मैं उस पर कोई उसमें मेरी कोई राय नहीं होगी, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मेरा काम है कि जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। बाकी आप लोगों का काम है उसके ऊपर अपने अपने फैसले बनाने। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट भी है कि कई बार कई चीज़ों का अंत नहीं होता, इसलिए कि अगर मान लीजिए कुछ फैक्ट्स हमारे हिसाब से नहीं आए तो फिर हम लोग ये कहते हैं यार ये पुलिस बिकी हुई है, मीडिया बिका हुआ है, तो वो फिर सारी चीज़, क्योंकि हम इंसानों में एक कमज़ोरी है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से हो। और अगर हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, हम वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालने लगते हैं, नुक्स निकालने लगते हैं, बुराइयां निकालने लगते हैं, फिर एक राय बनाने लगते हैं। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार है, ज़हीन है, दुनिया भर से क्राइम सुनते हैं, क्राइम तक की कहानी। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स रखूँगा आपके सामने, जो अब तक की मुंबई पुलिस की पिछले करीब 3 हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। हाँ, ये कहूँगा कि ये जो फैक्ट्स मैं आपको रखूँगा इसमें कोई बनावटी नहीं है। जो एक्चुअल अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, जो कागजात हैं पुलिस के, उसके बिना पर ये फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। पुलिस ने अब तक करीब 30 लोगों से पूछताछ की और अलग अलग लोगों से अभी भी पूछताछ हो रही है। अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह की फिल्मों को लेकर क्या कोई इशू था, उस पर जांच हो रही है। नेपोटिज्म को लेकर इशू है, उस पर जांच हो रही है। एक जो उनके पर्सनल रिलेशन और आसपास के सर्किल रिलेटिव हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और एक उनके फाइनेंशियल पूरा जो है, किस तरीके से क्या क्या पैसे कहाँ क्यों कब कब निकाला गया, डाला गया, ताकि फाइनेंशियल एंगल भी इसमें अगर कोई हुआ तो 3 पहलुओं से अलग अलग पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 6 सबसे अहम विटनेस थे पुलिस के सामने, जो पुलिस ने अब तक जांच की है। इन 6 में से
4 तो वो हैं जो 14 जून की रात, 14 जून की सुबह और 14 जून की दोपहर सुशांत सिंह के घर में थे, उनके आसपास थे, आखिरी के 2-3 घंटों को छोड़कर जब दरवाज़ा बंद था। 2 रसोइया, एक हाउसकीपिंग जो सारी चीज़ें देखा करता था, और एक उनका दोस्त। तो ये 4 लोग थे। 5वीं इनमें जो सबसे अहम गवाह हैं वो सुशांत सिंह की बहन जो मुंबई में रहती हैं, और छठा वो ताला बनाने वाला जो दरवाज़ा बंद था और जिसकी डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आया था। तो पुलिस ने जितने 30 लोगों के करीब अब तक जो बयान दर्ज किए हैं, उनमें से सबसे पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट थे ये 6 लोग, इसलिए कि ये 6 वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह की लाश देखी, और ये वो 6 लोग थे जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। तो इनके जरिए पुलिस ने हर एक चीज़, सीन ऑफ क्राइम, सबको समझने की कोशिश की, और इनसे अलग अलग पूछताछ हुई, एक साथ बिठाकर नहीं बल्कि अलग अलग, और एक ही सवाल को कई बार घुमा फिराकर पूछा गया। यह पुलिस का तरीका होता है। पुलिस का कहना है कि इन 6 के 6 लोगों ने रात से लेकर आखिरी रात जो थी और दरवाज़ा खुलने तक जो कहानी सुनाई, उनमें एक दूसरे को कोई काट नहीं रहा था, लगभग एक ही जैसे बयान थे। 4 तो चलिए उस घर में थे, समझ में आई, लेकिन उनकी सिस्टर का भी जो बयान था जब वो घर पहुंचती हैं वहाँ पे 12 साढ़े 12 के दरमियान, और उसके बाद जो कुछ होता है, और फिर कमरे के अंदर दरवाज़ा खोलते हुए, दरवाज़ा उससे पहले खोलने की कोशिश करते हुए, वो बयान और बाकी के जो बयान है वो मैच कर रहे थे। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहले हुआ, लेकिन 12 के बाद जो सारे बयान थे वो बहन के और उनके बाकी जो घर में 4 लोग थे उनके मैच कर रहे थे। जो मैकेनिक था, जो ताला बनाने वाला जो आया था डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलने के लिए, उसने भी जो बयान दिए उस दरवाज़ा खुलने से लेकर और अंदर के मंजर जो सीन थे वो भी लगभग एक थे। तो इसलिए ये बयान मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर कई बार होता है कि कोई अगर साजिश होती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये लोग उसको आपस में सेटिंग कर लेते हैं, तो इसलिए उनको घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें पूछी जाती ताकि कहीं पे कोई 1-2 गड़बड़ करे तो उसको पकड़ा जाए। तो यहाँ पे लेकिन ये दूसरा सवाल भी आ सकता है कि उन्होंने पहले से जो 4 है उन्होंने मिलकर प्लानिंग कर ली हो कि हमें ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चाबी वाले को बुलाना है, ऐसे ही सब कुछ दिखाना है। ये पॉसिबल है क्राइम में, बिल्कुल। बट यहाँ पे पुलिस आके एक चीज़ रुक जाती है कि फिर सुशांत सिंह की बहन भी मौजूद थी और उनसे भी जो बातचीत हुई है और जो उन्होंने देखा, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बयान में कुछ ऐसा शक पैदा करने वाली बात नहीं आई। तो पुलिस ख़ासतौर पे उनके सिस्टर के बयान को बहुत संजीदगी से लेती है और काफ़ी अहम मानती है। तो ये तो बयान की बात हो गई। अब सबसे पहले कमरे की बात होती है, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम में इस रूम का बहुत बड़ा रोल है, और दरवाज़ा अंदर से बंद था, नहीं था, बंद कर दिया गया, साजिश के तहत मारने के बाद बंद किया गया, या आखिरी बार दरवाजे कमरे के अंदर कौन था, इसको लेके डिटेल इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों चीज़ें हुई। इसमें जो पूरी जो अब तक की जांच जो पुलिस की थी वो जो निकल कर आई वो ये था कि उस दिन सुबह इधर कुछ दिनों से लगातार जब से ये लॉकडाउन हुआ था, थोड़ा सा सुशांत सिंह के उठने का और जागने का ये सारा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था बहुत सारे लोगों। और ये कोई वैसे भी नहीं चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आपको बाहर नहीं निकलना, आप बाहर जा नहीं सकते हैं, बाहर बंदिशें हैं तमाम तरह की, लोग आ नहीं सकते, कहीं कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, तो तसल्ली से लोग रात को जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। तो यही बयान भी था। तो उस दिन भी उठे और बिल्कुल जो घर वालों का है वो एक नॉर्मल। एक चीज़ बस ये था कि उससे पहले करीब फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब रिया चक्रवर्ती उस घर से गई थी, उसके बाद से थोड़े से उखड़े उखड़े थे सुशांत, जो अपने मुलाजिम और दोस्तों के साथ भी, मतलब जिस तरीके से वो आम दिनों में रहते थे, थोड़ा सा मूड चेंज और मूड स्विंग हुआ था, ये उनके पूरा बयान के हिसाब से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब चाबी वाला आया और उसका दरवाज़ा खुला और फिर क्या हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम दरवाजे पे उन्होंने सारी जांच की, उस डोर को उन्होंने देखा, उस डोर से ये पता चला कि इस डोर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसको जबरन खोलने, डुप्लीकेट चाबी से बंद करने की कोशिश नहीं की गई, और ये था कि दरवाज़ा अंदर से ही लॉक था। ये तमाम तरह से उन्होंने जो जांच की उसके बाद ये निचोड़ निकला कि दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था। अब यहाँ पे ये कि अगर दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था तो कमरे के अंदर कौन था, तो कमरे के अंदर सुशांत सिंह थे। दूसरा ये था कि क्या इस दरवाजे के अंदर विंडो या किसी और तरीके से बाहर निकलने या अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता था, कोई चोर रास्ता था, तो वो वैसा नहीं था। और जब ये दरवाज़ा खुला उससे पहले करीब घर आने के बाद
5 से 7 मिनट तक सुशांत सिंह की बहन ने भी काफ़ी दरवाज़ा पीटा, आवाज़ दी, मोबाइल पे कॉल किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इन लोगों ने दरवाजे में कान लगाकर भी सुनने की कोशिश की, कोई आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद ही फिर इस चाबी वाले को बुलाया गया। जब दरवाज़ा खुला तो उस वक्त सुशांत के तीनों मुलाजिम, उनका दोस्त और वो चाबी वाला और सुशांत की बहन उस दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, दरवाजे में सामने की तरफ जो उन्होंने बयान दिया है, जो बेड था उस दरवाजे का, उस बेड की दूसरी तरफ सुशांत सिंह के दोनों पैर बेड पे नहीं थे बल्कि बेड के किनारे लटक रहे थे। देख के अब बदहवासी में बहन आगे बढ़ती है, पैर पकड़ती है, इस उम्मीद में कि शायद ये अभी फांसी लगाई, हो सकता है अभी बचा लें, अभी ये कर लें। और इसी सारी चीज़ों में फिर वो बॉडी को उतार लिया जाता है। फंदा चूँकि ऐसा कसा हुआ था कि उसका गांठ ऊपर से खोलना मुश्किल था, जो गर्दन में था, तो इसीलिए वहीं से वो भाग के कोई एक चाकू या छुरी, जो कैंची, कोई भी एक ऐसी घर में जो इस्तेमाल होती है वो चीज़ लाया गया और वो सिरा को काटा गया। तो कुर्ते का कपड़ा एक टुकड़ा कटा और उसके बाद वो बेड पर रखा गया। लेकिन तब तक पता चल गया था देखते ही, फिर खैर बाकी कॉल किया गया, पुलिस आई। तो ये बयान जो है सुशांत सिंह की बहन के भी थे और बाकी के भी थे। अब यहाँ पे पंखा, स्टूल और बेड, इसको लेके बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब क्या सच है ये फाइनल रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जो पुलिस की अभी तक रिपोर्ट है और जो मुंबई पुलिस ये कह रही है कि अभी तक उनको यही लग रहा है कि ये सुसाइड है, तो उसके पीछे उनके पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों आप श्योर है, आप क्या आपके पास प्रूफ है। तो मुंबई पुलिस ने उस कमरे का अपने एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक की टीम गई थी सुशांत सिंह के घर में, उन सब की जो रिपोर्ट है उसका हवाला दिया। वो रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि सुशांत सिंह की लाश जिस कमरे में मिली है, उस कमरे में जो सीलिंग फैन का मोटर होता है, वो जो ऊपर की तरफ जो डंडी होती है, लगी हुई होती है, तो सीलिंग फैन के मोटर और उस बेड जो कमरे के अंदर रखा हुआ था, इन दोनों के बीच में जो गैप था वो कुल मिलाकर 5 फीट 11 इंच का गैप था। मतलब बेड से खड़े होकर उस सीलिंग फैन के मोटर तक की जो हाइट थी वो 5 फीट 11 इंच थी। सुशांत सिंह की हाइट जो पुलिस में वहाँ पर रिकॉर्ड में दर्ज है वो है 5 फीट 10 इंच। मतलब 5 फीट 11 इंच बेड से लेकर पंखे तक की हाइट है मुंबई पुलिस के हिसाब से, और 5 फीट 10 इंच हाइट सुशांत की है। तो 1 इंच का फ़र्क है पंखा और बेड के हाइट में, और सुशांत सिंह अगर बेड पे खड़े हो जाए तो 1 इंच का। तो इनका कहना है कि बेड जो रखा हुआ है, आमतौर पे बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि जो पंखा लगा होता है तो वो बेड के बिल्कुल सेंटर में होता है, जहाँ पे बेड है उसका सेंटर के हिस्से पे फ़ैन होता ताकि हवा चारों तरफ आए बेड में। लेकिन सुशांत के कमरे में जो बेड जहाँ पे रखा हुआ है और जो पंखा टंगा हुआ है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि उस पंखे का एक ज़्यादातर हिस्सा बेड के दूसरी तरफ, जब दरवाज़ा आप खोलते हैं, दरवाज़ा खुलते ही राइट साइड में बेड है और उस राइट साइड में बेड्स का पहला शुरू आप जाते ही होता है, जो दूसरी तरफ का बेड का हिस्सा है उस तरफ पंखा ज़्यादा है, मतलब वो सेंटर में नहीं है। अगर बेड की ये चौड़ाई है तो कायदे से पंखा यहाँ होना चाहिए, लेकिन पंखा इस साइड ज़्यादा है। तो जो बाकी लोगों ने बयान दिया कि जब वो गए और उन्होंने देखा कि लाश किस तरीके से बेड पे नहीं पैर झूल रहे थे, बल्कि बेड की दूसरी तरफ जो बेड का खाली हिस्सा था, किनारा था, उसके नीचे पैर झूल रहे थे। और ये बयान उन चश्मदीदों का है जिनमें सुशांत सिंह की एक बहन भी है। तो अब ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से पुलिस ने दलील दी है, वो दलील ये दी है कि फंदा कसने के बाद चूँकि 1 इंच का फ़र्क है बेड में और पैर में रखने में, तो आमतौर पर सुसाइड करने के लिए गैप होना ज़रूरी है। तो उसमें यह है कि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बॉडी इस तरफ मिली है, तो अपने आप को फंदा कसने के बाद दोनों पैर हवा यानी ऐसे फेंक कर या बेड के किनारे कर दिया और इसलिए वो गैप मिल गया। ये एक पुलिस की दलील है। हालांकि अब इस दलील में कितना दम है, ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तब उस वक्त पता चलेगा। लेकिन मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि जो उन्होंने अब तक सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की हैं और जिस तरीके से ये लाइन पे ये बातें की हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं कि पैर इस तरफ था, झूल रहा था, बेड के किनारे झूल रहा था, फासला 1 इंच का था, तो पैर उस तरफ क्यों किया? अगर सुसाइड करने वाले का है कि वो सीधा सीधी टंगता है,
लेकिन यहाँ पे कि वो लिफ्ट की तरफ नीचे गया है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? अब इसमें बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो भी शायद बता सकते हैं। लेकिन ये मुंबई पुलिस की दलील है कि सुसाइड इसलिए बेड पे नहीं हुआ बल्कि बेड के किनारे हुआ। और हाइट जो स्टूल और टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनका यही कहना था चूँकि 1 इंच का गैप था। अभी तक हाइट को लेके बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये ऑफिशियली है कि इस रूम से बेड और पंखे की हाइट क्या थी और सुशांत सिंह की क्या थी। तो 5 फीट 11 इंच बेड से पंखे की हाइट थी और 5 फीट 10 इंच सुशांत सिंह की हाइट थी। तो ये रूम के अंदर की चीज़ आई। इसके बाद जो पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन वो ये है कि पूरे बॉडी पे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे तस्वीरें और बात भी चल रही है ज़ख्म के निशान को लेकर। तो कहीं पे भी कोई भी जो 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और उन डॉक्टरों की टीम ने सर से लेकर पैर तक सारे ज़ख्म देखने की कोशिश की, तो शरीर पे ऐसे कोई ज़ख्म नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि आखिरी वक्त में कोई छीना झपटी हुई, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, किसी ने काबू करने की कोशिश की हो। तो ऐसे कोई निशान नहीं मिले। एक और अहम चीज़ कि सुशांत सिंह के जो 10 उंगलियों के नाखून हैं वो बिल्कुल क्लीन मिले हैं। ये नाखून इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे सिचुएशन में, चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड हो, कि अगर आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से उलझे हुए हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप सामने वाले को रोकने के लिए या पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में नाखून के अंदर कुछ ना कुछ सबूत रह जाता है। लेकिन 10 के 10 नेल्स सुशांत सिंह के बिल्कुल क्लीन थे, तो ऐसा उसमें से कोई भी एक हल्का सा भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि कोई जोर आजमाइश हुई हो आखिरी वक्त में। शॉर्ट और टी शर्ट पहने हुए थे सुशांत जब उनकी लाश मिली। कपड़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मुंबई पुलिस ने उन कपड़ों की जांच की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की, और उन कपड़ों में से कहीं पे भी कोई उधड़ा हुआ हिस्सा नहीं मिला। उधड़ा हुआ मतलब ये कि कहीं से कटा फटा नुचा हुआ। आमतौर पे जब फिर वही है कि जब गुत्थम गुत्थी ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं कपड़ों में भी नेल्स लगता है, नाखून से कपड़ा कहीं पे खरोच आ जाए, फट जाए, थोड़ा सा कुछ उधड़ जाए। बट वो बिल्कुल उस शॉर्ट और टी शर्ट दोनों एकदम नीट एंड क्लीन, और कहीं पे भी कोई ज़रा सा भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ये लगे कि कुछ बचाने की या बचने की कोशिश की गई हो या कोई ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, उनके बयान, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और इन 5 डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक ही राय थी। तो ये राय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन डॉक्टरों के पोस्टमार्टम पे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बट उससे पहले कि ये जानना ज़रूरी है कि जो 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया, ऑन कैमरा पोस्टमार्टम हुआ है, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड है ये, और इनकी राय 5 की एक है। अब ये सारी कहानी बता दी आपको मैंने। उसमें ये भी है कि लाश झूलती हुई देखी, 6 चश्मदीद थे, बयान उनके एक जैसे थे, कोई इंजरी मार्क नहीं, कपड़े पे भी कोई मार्क नहीं, नाखून क्लीन, सब कुछ एकदम क्लियर, और पुलिस का ये कहना कि ये सुसाइड का केस। एक सवाल अब यहाँ पे खड़ा होता है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने भेजे, इसीलिए मैंने इसको पता करवाने की कोशिश की कि इसका जवाब ढूंढा जाए। ये भी तो मुमकिन है कि सुशांत सिंह की मौत से पहले उन्हें जैसे जूस पिया, उस जूस में कोई बेहोशी की दवा मिला दे, या कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ हो जिसमें कुछ भी बेहोशी की दवा मिला दे, और ऐसा कर दिया गया हो 14 जून की सुबह, और उसके बाद सुशांत सिंह बेहोश हो गए। अब जो भी कातिल है वो क्या करता है कि उस बेहोश सुशांत सिंह को उठाता है, गले में फंदा कसता है, एक सिरा पंखे में बांधता है, और बेहोश सुशांत सिंह को फांसी के फंदे पर झूलते हुए छोड़ देता है। ये मुमकिन है? तो ये क्यों नहीं हो सकता? और ये सवाल सभी के हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी हालत में भी कहीं पे शरीर पे आपके कोई चोट के निशान नहीं होंगे, क्योंकि बेहोश आदमी हाथापाई तो करेगा नहीं, बेहोश आदमी गुत्थम गुत्ती भी नहीं करेगा, बेहोश आदमी उलझेगा भी नहीं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि सुशांत सिंह को बेहोशी की हालत में बेहोशी की दवा दी गई, और सुशांत सिंह ठीक ठाक कसरत करने वाले शख्स, तो 1-2 से तो आप मतलब निपट ही सकते थे, तो उनको आसानी से काबू भी नहीं पाया जा सकता, तो एक ही सूरत में पाया जा सकता था कि वो बेहोश हों। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि सुशांत सिंह को कोई चीज़, नशीली चीज़
ये जहरीली चीज़ दे दी गई, वो बेहोश हो गए और उसके बाद मारने की बजाय उन्हें सुसाइड लगे, इसलिए दिखाने के लिए गले में फंदा कसा गया उसी कुर्ते का और फिर टांग दिया गया और सुशांत सिंह की मौत हो गई। तो इससे क्या हुआ कि ना कपड़े पे कोई सबूत आया, ना हाथ पैर पे आया, ना नाखून पे आया और क्लियर कट सारी चीज़ें हो गई। ये मुमकिन है, बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है। यही सवाल मुंबई पुलिस से था और यही सवाल इन 5 पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर से था। उनका जवाब आया। उनका जवाब ये था कि एक आदमी जिसको मौत से पहले, मरने से पहले अगर किसी तरह का कोई रसायन दिया गया, बेहोशी की दवा दी गई, कोई भी केमिकल जो हम खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर ऐसी चीज़ दी गई हो, ख़ासतौर पे बेहोशी की दवा, जहर, कोई जहरीला पदार्थ, तो वो पकड़ में आ जाएगा और 2 जगह पे पकड़ में आएगा। पहला पोस्टमार्टम करते हुए शुरुआती जांच में ही आ जाएगी और दूसरा विसरा रिपोर्ट में आ जाएगी। कैसे आती है? अगर किसी ने किसी को मरने से पहले, वो जिंदा है और उसको बेहोशी की दवा दे दी और उसने पी लिया, जैसे इसी केस में हम मान के चलते हैं कि सुशांत सिंह को बेहोशी की दवा दी गई और बेहोशी की हालत में फिर फांसी के फंदे पे लटका दिया गया एक साजिश के तहत। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर साहब का जो जवाब है, जो पोस्टमार्टम किया है, उनका ये है कि ऐसी सूरत में 2 चीज़ें होंगी। पहली ये कि अगर उसे कोई इस तरीके की दवा दी गई है, केमिकल दिया गया है, बेहोशी की दवा दी गई है, कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है, तो उसके शरीर का रंग थोड़ा सा बदलेगा खास जगहों पर और वो पोस्टमार्टम करते हुए पकड़ में आ जाता है। दूसरा, ऐसी चीज़ जिसे दी जाती है, पोस्टमार्टम करते वक्त उसके लाश से एक ख़ास किस्म की गंध आती है, एक ख़ास किस्म की बू आती है। इनका कहना है कि ये दोनों चीज़ें सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम के दौरान सामने नहीं आई। और तीसरी चीज़ भी होती है, वो ये होती है कि आपके कई जो ऑर्गन हैं वो बता देते हैं कि मरने से पहले क्या कोई बेहोशी की दवा दी गई थी या कुछ और इस तरीके का केमिकल, रसायन या जहरीला पदार्थ दिया गया था। ऑर्गन चेंज हो जाता है और ये विज्ञान, साइंस, जो पोस्टमार्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेसिक है उनके लिए सारी। तो अगर ऐसी चीज़ें किसी ने साजिश के तहत मरने से पहले दी है, चाहे जहर दी, बेहोशी की दवा दी या कुछ और दिया, कोई रसायन दिया, तो पहला पोस्टमार्टम टेबल पे पता चल जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता। लेकिन उसके बाद एक विसरा रिपोर्ट आती है जो बिल्कुल क्लियर कर देती है। विसरा असल में पेट में एक थैली है जहाँ पे हम जो भी खाते पीते हैं वहाँ वो जाकर जमा हो जाता है। तो आमतौर पे जो भी पॉइजनस के केस होते हैं, जहर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं या दवा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसमें विसरा की जांच ज़रूर होती है। सुशांत सिंह की भी विसरा की जांच रिपोर्ट अभी आनी है, जांच के लिए भेजी गई है और इसमें कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते। और ये वक्त इसलिए लेता है क्योंकि विसरा को एक ख़ास, बल्कि एक या कई ख़ास केमिकल के अंदर रखा जाता है और एक ख़ास मुद्दत के लिए रखा जाता है, तभी वो फिर अपनी एक तरह से वो फाइनल उसकी रिपोर्ट उसी से निकलती है। एग्जैक्ट डिटेल में ये है कि 1 महीने या 3 हफ्ते तक उसको किसी ख़ास केमिकल में डुबो कर या उस केमिकल के साथ मिलाकर उसे रखा जाता है और तब जाकर उसकी असली रिपोर्ट सामने आती है। इसी वजह से विसरा हमेशा करीब 3 से 4 हफ्ते का वक्त लेता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ दी गई है तो वो रिपोर्ट से पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट का भी इंतज़ार है और ये रिपोर्ट शायद इसी महीने के 2nd या 3rd वीक में आ जाएगी। पुलिस का कहना है कि अब तक की सारी जांच में इशारा दूसरी तरफ है और वो रिपोर्ट तैयार है, लेकिन पुलिस अब भी उसके बावजूद फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रही है और उसकी वजह यही है, उसका कहना है कि एक बार विसरा रिपोर्ट आ जाए। हालांकि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो थोड़ा सा इशारा कर रही है कि विसरा रिपोर्ट क्या आएगी, लेकिन जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाए, क्योंकि विसरा रिपोर्ट से पूरी कहानी पलट सकती है। अगर विसरा रिपोर्ट में कोई बेहोशी की दवा या ऐसी चीज़ निकल आई, मान लीजिए, तभी विसरा की जांच होती है, तो फिर ये पूरा केस, वही जो मैंने शुरू में कहा कि हमारी क्राइम तक की फैमिली भी 2 खेमे में बटी हुई है कि एक सुसाइड है और एक कत्ल है, तो ये मान के चलिए कि फिर ये खुदकुशी का मामला कहीं और चला जाएगा, कत्ल की तरफ चला जाएगा। ये डिपेंड करता है विसरा रिपोर्ट पर। लेकिन अभी तक की जो सारी गवाहियाँ हैं, जो सारे सबूत हैं, जो सारी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, वो पुलिस, मुंबई पुलिस की थ्योरी यही है कि ये अभी उनको कत्ल की गुंजाइश इसमें कम नज़र आती है। एक सबसे अहम चीज़ जो डॉक्टर
डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे सुशांत सिंह के। उनके बारे में बीच में खबर आई थी, उनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, बहुत कुछ बताया, लेकिन एक्चुअली वो कोई और थे। अभी तक जो असली डॉक्टर हैं जिनका 7 महीने से जो इलाज कर रहे थे, उनकी मुंबई पुलिस से कोई पूछताछ नहीं हुई और उनकी अभी गवाही होनी बाकी है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट गवाही होगी। तो कमरा, हाइट, विसरा रिपोर्ट, केमिकल, बेहोशी की दवा, ये सारी चीज़ें जो मुंबई पुलिस के ज़रिए थी आप तक पहुंचाई। कंक्लूज़न पे कोई भी मत पहुंचिएगा, क्योंकि कहते हैं कि केस जब तक अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए कुछ भी कहना मुश्किल होता और नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं कि इस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इस वक्त ऐसे ऐसे सिचुएशन है, लेकिन एक रिपोर्ट बाकी है और हो सकता है वो रिपोर्ट बिल्कुल सब कुछ पलट के रख दे, तो हमें उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार करना चाहिए। ये तो हो गया इस तरफ की बात। अब दूसरी तरफ आइए। मैंने आपसे कहा था कि ये जो सुशांत सिंह की मौत को लेकर सारे सवाल उठे और नेपोटिज्म की बात आई, सबसे ज़्यादा उंगली उठी थी यशराज फिल्म्स पे, करण जौहर पे भी उठी थी, सलमान खान पे भी उठी थी लेकिन यशराज फिल्म से इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत ही यशराज फिल्म से हुई थी। शुद्ध देसी रोमांस जो उनकी पहली फिल्म थी। टीवी के बाद यशराज फिल्म्स के एक जो उनके वो लोग होते हैं जो टैलेंट को देखते हैं, उनकी एक नज़र पड़ी सुशांत पे। सुशांत को मिलवाया यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा से, फिर डील हुई। 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सुशांत सिंह का। ये बात है 2012-13 की, और इन 3 फिल्मों के लिए, यशराज बैनर की फिल्म के लिए सुशांत सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शर्त ये थी कि पहली फिल्म जो होगी उसके लिए सुशांत को उनका मेहनताना, उनका फीस वो 30 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो फिल्म हिट हो जाती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अब पुलिस के पास है और पुलिस से फिर हम लोगों के पास है। तो 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पहले फिल्म के लिए कहा गया, उस वक्त फिल्म और फिल्म का नाम कुछ फाइनल नहीं था, लेकिन फिर सुशांत सिंह को सामने रखकर वो फिल्म लिखी गई, बनी। तो उसके लिए सुशांत की जो फीस थी पहली उनकी फिल्म के लिए, वो 30 लाख रुपए थी, और ये पैसे उन्हें मिले थे शुद्ध देसी रोमांस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में अगली लाइन ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई, चूँकि 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिल्म हिट होने की सूरत में उनको जो दूसरी फिल्म मिलेगी उसकी फीस मेहनताना उनको 60 लाख रुपए मिलेगी, यानी कि डबल। क्योंकि 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 फिल्म करनी है, अगर नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि 30 लाख में करना पड़ेगा। तो पहली फिल्म के बाद अगर वो फिल्म हिट हो गई तो दूसरी फिल्म की फीस 60 लाख होगी 30 से, और अगर दूसरी फिल्म भी हिट हो गई तो फिर तीसरी फिल्म के लिए उन्हें सीधे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में यशराज के साथ सुशांत सिंह की डील हुई थी। पहली फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस, और ये फिल्म अच्छा खासा इसने कमाई की। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और लाइन ये भी थी, और वो अजीब लाइन है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, इसका फैसला कोई और नहीं करेगा, या सुशांत सिंह भी नहीं करेंगे। इसका फैसला यशराज फिल्म से ही करेगा, मतलब जो उसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा करेंगे। अब ये सुन के मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा कि मान लीजिए कि फिल्म हिट भी हो गई और मैं कहूँ नहीं यार, जितना मैंने सोचा था आपके तो 100 ही करोड़ में 1000 करोड़ सोचा, तो फिर उस हिसाब से तो जो पैसा है कि फ़ीस बढ़ेगी, हिट पे 30 का 60 होगा, 60 का 1 करोड़ होगा, तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तय करूँगा कि हिट हुई है फिल्म या फ्लॉप हुई है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने का डिसीजन यशराज फिल्म का आखिरी होगा। तो पहले फिल्म हिट हुई। दूसरी फिल्म जो सुशांत ने की वो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। अब इसके लिए कायदे से सुशांत सिंह को 60 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पुलिस को सौंपा गया उसमें यह है कि इसके लिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, दिवाकर बनर्जी शायद इसके डायरेक्टर थे, मैंने इसको देखी है, पूरे उस ज़माने की कोलकाता की तस्वीरें उतार दी इस फिल्म में। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह को 1 करोड़ रुपये मिले थे। 30 की जगह पे शर्त के हिसाब से 60 मिलने थे, लेकिन 1 करोड़ रुपये मिले थे। अभी तक यशराज और सुशांत के बीच में रिश्ते सही चल रहे थे, क्योंकि पहली फिल्म भी आ गई, व्योमकेश बख्शी भी आ गई, जिसके प्रोडक्शन पे काफ़ी खर्च हुआ। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं, क्यों नहीं चली मुझे भी नहीं मालूम, इतनी अच्छी फिल्म थी, कम से कम हम लोगों की पसंदीदा फिल्म थी। अब तीसरी फिल्म इस दौरान में कई हो सकती थी, पहली हो गई, दूसरी हो गई। अब इस दौरान में सुशांत की अदाकारी को देखते हुए बाहर के दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने लेना चाहा, जिसमें संजय लीला भंसाली हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट
यशराज फिल्म छोड़ना नहीं चाह रहा था, सुशांत को बाहर मौका नहीं मिल रहा था, और इस चक्कर में एक एक करके कई फिल्में जो हैं वो दूसरे हीरो को चली गई, जो उसी वक्त साथ साथ आए थे लगभग फिल्मों में, जिनमें एक बड़ा नाम रणवीर सिंह का है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कायदे से फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हो गया। अब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 2 फिल्म बन चुकी थी, तीसरी बाकी थी, और तीसरी फिल्म जो थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पानी। और उस पानी के डायरेक्टर भी थे शेखर गुप्ता। तो ये फिल्म बननी थी, लेकिन इस फिल्म के कुछ क्रिएटिव पहलू को लेकर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा इनमें अनबन हो गई। वो कुछ फिल्म को किसी और डायरेक्शन में कहानी को ले जाना चाहते थे, कुछ और शूटिंग का इशू था, सेट्स के इशू थे, और इस चक्कर में पहले बात लंबी खिंचती गई। फिर इसी दौरान में सुशांत को चूँकि लेके पानी बनानी थी, और उसके बाद सुशांत ने कई फिल्में जो हाथ से निकल गई, फिर उस वक्त नाराज़ होकर अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, बीच में पी के फिल्म भी कर लिया। तो उसके बाद वो जो यशराज फिल्म से उससे रिश्ते ख़राब हो गए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया तो फिर शायद सुशांत को ये दिखाने के लिए कि तुम हमसे पंगा ले रहे हो, ये फिल्म ही बंद कर दी। और इस फिल्म के बंद होने का सुशांत को बहुत अफसोस था, इसलिए कि एक तो डायरेक्टर शेखर कपूर थे, नामी डायरेक्टर, और फिल्म का कंसेप्ट, फिल्म की उस वक्त जो पूरी कहते हैं कि जो ओरिजिनल सारा इसका प्लॉट था वो बहुत ही लाजवाब था। तो एक अच्छी और बड़ी फिल्म बंद होने की वजह से भी असर पड़ा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उठी। तो ये यशराज के जो कॉन्टैक्ट हुए थे, इन दोनों के कॉन्टैक्ट, उसके ज़रिए बातें आई। शुरुआत में आपको पुलिस के ज़रिए ये मैंने बात बताई, लेकिन मैं फिर एक बार वही कहूँगा, मैं जानता हूँ पूरी फैमिली 2 खेमों में बटी हुई है। हमें पहले से फ़ैसला नहीं करना चाहिए, और न मैं कभी आपको फ़ैसला सुनाऊँगा या सुना रहा हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, वही मैंने आज भी किया है। लेकिन फिर कहूँगा कि इसके बारे में आखिरी फ़ैसला एक बार विसरा रिपोर्ट ज़रूर आनी चाहिए। क्या पता विसरा रिपोर्ट सब कुछ पलट कर रख दे, और क्या पता कि जो पुलिस की अभी तक यही थ्योरी है यही आखिरी हो जाए। तो दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। जब तक केस सुलझ ना जाए, आखिरी क्लोजिंग रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक इस केस को या इसके अंजाम के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। कुछ कह रहे हो? प्रियांश वर्मा। हाँ, प्रियांश वर्मा, थैंक यू वेरी मच यार प्रियांश, मैंने अभी देखा भी तुम्हारा उस पर, एक प्रियांश ने हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, पेंसिल से इन्होंने एक स्केच बनाया, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा भी लगा। तो थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए यार, और बिल्कुल आपका मैं कर्जदार हो गया इतनी खूबसूरत पेंटिंग देखकर। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।